मेरा नाम सजल है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। कोलकाता से थोड़ी दूर पर एक छोटे से शहर में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, खासकर कि मेरी मदर को। वो छुट्टी का एक भी दिन बिना किसी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पर गए बगैर नहीं बिताना चाहती। हमें घर की चार दीवारी में बैठकर लाइफ के बोरिंग रूटीन को जीना पसंद नहीं है, इसलिए छुट्टी मिलते ही हम सब किसी टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने चले जाते हैं। ट्रैवलिंग के इसी पैशन की वजह से हमने इंडिया के बाकी सभी स्टेट्स में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो सब देख चुके थे, लेकिन हमारे अपने स्टेट बंगाल में अभी बहुत सी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पर अभी तक हम नहीं गए हैं। तो आजकल हम बंगाल के अंदर ही जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या जितने भी नेचुरल ब्यूटी के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर शॉर्ट ट्रिप्स करते रहते हैं। तो कुछ सालों पहले गर्मियों में हम बंगाल की ऐसी एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर गए थे जिसका नाम है बोखाली, जो कि बे ऑफ बंगाल समुद्र के किनारे पर है और वर्ल्ड फेमस सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट के भी करीब है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वहाँ के उस होटल में हुई थी जहाँ पे हम 3 रात के लिए रुके थे। इस घटना से पहले मैं और मेरी फैमिली में कोई भी भूत प्रेत को नहीं मानता था और हमें ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन बोखाली में जो घटना हुई उसके बाद हमारा ये बिलीफ चेंज हो गया। उस दिन काफ़ी गर्मी थी। हमने सुबह सियालदह रेलवे स्टेशन से नमखाना के लिए ट्रेन पकड़ी और हम करीब दोपहर के 12 बजे नमखाना पहुंच गए। दोपहर की धूप बहुत ही तेज़ थी। नमखाना पहुंचते पहुंचते ही हम काफ़ी थक चुके थे और अभी बोखाली पहुंचने के लिए हमें 1-2 घंटे का सफ़र और तय करना था। तो हमने वहाँ से एक ऑटो लिया और दोपहर के करीब 2 बजे हम बोखाली पहुँच गए। हमने होटल में अपना रूम पहले से ऑनलाइन बुक नहीं किया था, क्योंकि वो सीज़न ट्रैवलिंग का सीज़न नहीं था, इसलिए हमें लगा कि हमें बिना बुकिंग के किसी भी होटल में आसानी से रूम मिल जाएगा। और हमने जो सोचा था वो सही साबित हुआ। वहाँ पर एक होटल था जिसमें खाली 3 ही रूम्स ऑक्यूपाइड थे। क्योंकि हम इतने लंबे सफ़र के बाद काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने उसी होटल में एक रूम बुक किया। उस होटल में एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कॉम्प्लेक्स था जिसमें ऑर्डिनरी और कॉटेज रूम्स दोनों थे। उनमें से एक कॉटेज रूम हमें दिखाया गया और हमने उसे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। फिर वहाँ पे लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम वहाँ की लोकल साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। हम शाम को वहाँ के सी बीच पर गए। ये बहुत ही शानदार रात थी जिसमें पूरा आसमान तारों से भरा था, लेकिन बीच पर बहुत ही गर्म और नम हवा चल रही थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हम सब करीब 9 बजे वापस होटल लौट गए। उसके बाद आधे घंटे के अंदर हमने अपना डिनर किया। सोने से पहले हमने 1 और घंटे तक टीवी देखा। उसके बाद हमने अपना बेड तैयार किया और सोने के लिए लेट गए। हालांकि फैन फुल स्पीड पे था, लेकिन फिर भी रूम के अंदर का माहौल बाहर के माहौल से काफ़ी अलग नहीं था। रूम के अंदर लेटे हुए भी हमें पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी उस ख़राब मौसम में हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो एक कॉटेज रूम था, इसलिए वो पूरा रूम लकड़ी से बना हुआ था और उसमें काफ़ी सारे पुराने वुडन फर्नीचर रखे थे। रूम में 3 खिड़कियाँ थीं जो कि लकड़ी से बनी हुई थी। वो सारी खुली थीं सिवाय एक खिड़की के। वो दोनों खिड़कियाँ जो खुली थी वो सी की तरफ फेस कर रही थी और समुद्र से आती हुई हवा के झोंकों से लगातार हिल रही थी। खिड़कियों के पास ही एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी और जैसे ही वो समुद्र से आती हुई हवाएं आधी रात को छोटे से तूफान में बदलने लगी तो वो अलमारी भी थोड़ी सी हिलने लगी। इसके बाद हमने चैन की नींद सोने की आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। तंग आकर हमने उन खुली खिड़कियों को बंद कर दिया ताकि रूम के अंदर का शोर बंद हो सके। ये चीज़ काम कर गई और हम अपनी टूटी हुई नींद को पूरा करने के लिए वापस सोने के लिए लेट गए। बाहर वो आंधी जैसी हवा भी कुछ देर बाद थम गई और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद हमारी नींद तोड़ने के लिए एक और शोर आना शुरू हो गया। जब मैंने वो आवाज़ें सुनी तो मैं अभी आधा जगा हुआ था और उन्हें सुनकर मैं अचानक से घबरा कर उठा। फिर मेरी मदर ने भी वो आवाज़ें सुनी और वो भी हड़बड़ा कर उठी। वो आवाज़ें उस लकड़ी की अलमारी के अंदर से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उस अलमारी के अंदर कोई इंसान
या कोई जानवर अपने नाखूनों को उस अलमारी के अंदर खरोंच रहा था। जब से हम उस होटल के उस रूम में आए थे तब से हमने उस अलमारी को खोलकर नहीं देखा था। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन फिर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और फिर मैं बेड से उतरकर उस अलमारी के पास गया और उस अलमारी को पूरा खोल दिया। क्योंकि हमने रूम की लाइट बंद कर रखी थी, इसलिए रूम में अंधेरा होने की वजह से हमें उस अलमारी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरी मम्मी ने तुरंत लाइट जला दी। उस लाइट की रोशनी में जब हमने अलमारी के अंदर देखा तो पाया कि अलमारी के अंदर बहुत सारा लकड़ियों का चूरा शेल्फ पर इधर उधर बिखरा हुआ था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर अलमारी में बहुत सारे दीमक या दूसरी लकड़ियां खाने वाले कीड़े होंगे जो कि लकड़ी खा रहे होंगे और उन्हीं की वजह से वो आवाज़ आ रही थी। और फिर मैंने थोड़ी सी लकड़ी की धूल उठाकर मम्मी को भी दिखाई। हालांकि मेरी मम्मी को मेरी इस बात का पूरा यकीन नहीं हुआ। उनका मानना था कि वो आवाज़ लकड़ी खाने वाले दीमकों की आवाज़ से काफ़ी अलग थी। चाहे जो भी हो, मैंने बेड पर सोने से पहले वो अलमारी के दरवाजे बंद कर दिए। ताज्जुब की बात है कि उस पूरे घंटे के दौरान मेरे पापा बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से सोते रहे। तो वापस तकिए पर सर रखने से पहले मम्मी और मैंने आखिरी बार देखना चाहा कि यह कमरे के किसी कोने से अभी भी कोई अजीब आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन नहीं, अब सब बिल्कुल शांत था। ये देखकर हमें अच्छा लगा और अभी हम बेड पर सोने के लिए लेटे थे कि तभी अचानक एक दूसरी आवाज़ जो कि पहले से भी तेज़ और अजीब सी थी, उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। आज भी उसे याद करके मेरे पसीने छूट जाते हैं। वो आवाज़ बहुत ही अलग तरीके की थी, जैसे कि कोई हमारे बेड के पास खड़ा होकर बहुत ही गुस्से से किसी पेपर के रोल को कुचल रहा हो। और इसके साथ ही मैंने और मम्मी ने उस रूम में किसी और के होने को भी महसूस किया। हमने तुरंत पापा को उठाया और उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन जैसा कि हम जानते थे, उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने बताया कि जैसे अलमारी से आने वाली आवाज़ दीमकों की आवाज़ थी, वैसे ये आवाज़ भी आसपास से आने वाली कोई नेचुरल आवाज़ होगी और हम खामखा डर रहे हैं। और फिर वो वापस सो गए। चाहे वो जो भी आवाज़ थी, इसके बाद मैं और मम्मी उस पूरी डरावनी रात को ढंग से सो नहीं पाए। हालांकि उस रात या उससे अगली रातों को किसी भी आत्मा ने हम पर हमला नहीं किया था और बुखाली में हमने अपने बाकी का टूर खूब मज़े और आनंद के साथ बिताया और फिर वापस घर आ गए। फिर इसके 1 साल बाद हम अपने एक रिश्तेदार के घर गए। वो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं और उनकी फैमिली को भी हमारी तरह ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो इसलिए उनके साथ हमने अपने बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कशन शुरू कर दी। हमने उन्हें बुखाली के उस हॉन्टेड होटल में अपने उस डरावने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। बुखाली और हॉन्टेड वर्ड सुनते ही वो सीधे बैठ गए और काफ़ी एक्साइटेड और क्यूरियस लग रहे थे। उन्होंने उस होटल का सही नाम भी गेस करके बताया और हम सबको हैरान कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले वो भी अपने 4 दोस्तों के साथ बुखाली गए थे और वो उसी सेम होटल में रुके थे। वो भी वहाँ पर हमारी तरह एक कॉटेज रूम में रुके थे और उनके साथ भी एक बहुत ही अजीब सा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था। बल्कि उनका एक्सपीरियंस और भी डरावना था। वहाँ पर रूम लेने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। सर्दियों का समय था, घड़ी पर रात के 12 बज रहे थे। दोस्तों के साथ बातचीत के बीच में ही वो उठे और बाहर बालकनी में सिगरेट पीने चले गए। बाहर सिगरेट पीते हुए जब उन्हें 4-5 मिनट हो गए थे, तभी अचानक उन्हें अंदर से अपने एक दोस्त की आवाज़ आई। वो उन्हें उनका नाम लेकर बुला रहा था और कह रहा था, ज़्यादा देर बाहर मत रहो, अंदर आकर सो जाओ। मेरे अंकल पहले तो घबरा गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस आवाज़ की टोन बहुत ही अजीब और एबनॉर्मल सी थी। उन्होंने तुरंत सिगरेट फेंक दी और वापस रूम में आ गए। रूम में आकर उन्होंने अपने दोस्त रूपम से पूछा, जिनकी उन्हें आवाज़ आई थी, कि क्या तुमने मुझे आवाज़ लगाई थी? तो उनका दोस्त रूपम थोड़ा हैरान हुआ और उसने मना कर दिया। ये सुनकर अंकल बहुत ही डर गए, क्योंकि उन्हें साफ साफ रूपम की आवाज़ आई थी। तो मैंने अंकल से पूछा कि शायद उनके दोस्त रूपम ने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उनको डराने के लिए उनके साथ ये शरारत की हो। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके ग्रुप में रूपम सबसे सीरियस इंसान था। वो कभी मजाक नहीं किया करता था।
वो इस तरह का घटिया मजाक कभी भी नहीं कर सकता था। और उनके बाकी 3 दोस्त भी उस वक्त मजाक के मूड में नहीं थे, क्योंकि लंबी टूर की वजह से वो भी काफ़ी थके हुए थे और बातचीत करने के थोड़ी देर बाद ही बेड पर सो चुके थे। अंकल ने अपनी इस अजीब घटना के बारे में कभी अपने दूसरे दोस्तों को नहीं बताया, और रूपम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ज़रूर उनसे सुनने में कोई गलती हो गई होगी या फिर उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन अंकल, जो कि भूत प्रेतों में बहुत ही कट्टर विश्वास रखते हैं, वो आज भी यही मानते हैं कि उस रात उनके कानों ने उन्हें धोखा नहीं दिया था और कोई बहुत ही मजबूत शक्ति या आत्मा या पैरानॉर्मल फोर्स ज़रूर उन कॉटेज रूम्स के आसपास रहती है। बल्कि हमारे वहाँ के एक्सपीरियंस को जानने के बाद उनका विश्वास और मजबूत हो गया है। आज तक अंकल नहीं जान पाए कि उस भयानक घटना के पीछे क्या कारण था, उनको वो आवाज़ किसने लगाई। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास आज भी कमरे में आने वाली उन आवाज़ों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।